तो आपकी स्क्रीन पर जो है ये सवाल दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है, रेफर किया गया है फिगर। उसमें क्या किया गया है, तो एक वायर दिया गया है। वायर कुछ इस तरीके से दिया गया है, इस वायर को आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिया है कि कुछ तो सीधा आया है, जैसे ये सीधा आया है, आया 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 आया, और यहां से एक कर्व होके मुड़ के फिर यहां स्ट्रेट हो गया। फिर इस पॉइंट पर भी देखिए, यहां पर 1 मीटर इधर आया है, 2 मीटर इधर आया है। हालांकि वो वायर नहीं है, वो समझिए वो वायर नहीं है, ये 1 मीटर 2 मीटर वायर नहीं है। ये एक पॉइंट है, उस वायर से इतनी दूरी पर है। आप ये मत समझना कि तार इधर गया, नहीं, तार तो एक ही है ना, तार तो यही है जो चल मैंने बताया। ये कौन से चैप्टर से कर रहे हैं हम लोग? चैप्टर 17 से? ये चैप्टर जो है वो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आई थिंक 18 होना चाहिए। तो मैंने किया नहीं मिक्स क्वेश्चन है ना ये सारे, जो टेस्ट में आए थे पिछली बार। है। हाँ ठीक तो है सर, ये, फिर मैं जाके वीडियो ही देखता हूँ। मैंने किया नहीं है। नहीं इससे नहीं किया, चैप्टर ही नहीं किया है 18 का। नहीं सर, 18 का मैंने किया नहीं है। एक बार भी नहीं किया है। नहीं, मैं एक्चुअली अभी वही सारे कवर कर रहा हूँ एक्चुअली। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में, तीनों में। अच्छा कोई नहीं, तो आप वीडियो देख सकते हैं जाके, ठीक हाँ है। सर। अगर टाइम का इशू है तो आप वीडियो देख सकते हैं, बाकी जो भी लोग हैं इसको देखेंगे आगे का। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जितने मॉड्यूल हैं सारे फार्मूला ओरिएंटेड हैं। आप फार्मूला पुट करेंगे, आंसर्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला कई बार नए वाले बच्चे भी होते हैं जो आते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाता है। कई बार चैप्टर नहीं भी पढ़ा होता फिर भी समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है उनको, इसलिए समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिकल डायरेक्ट आ जाता है, भाई के सामने सारे सवाल हैं, फार्मूला उनके सामने आता है। तो दो तरीके होते हैं, आई थिंक ये बेस्ट पार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग इस फिगर को रेफर करेंगे, जो फिगर आपको दिया गया है। इस वाले फिगर में ध्यान से देखेंगे तो करंट आई जो है एंटर कर रहा है यहाँ पर। आई करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। और वो देखिए 1 एम्पियर करंट को मतलब एंटर कर रहा है। जैसे कोई भी वायर होता है ना, तार वगैरह होता है, तो उसमें होता क्या है कि जब भी कोई करंट एंटर करता है तो वहां पर कुछ चीजें मतलब आपको देखने को मिलती है। जैसे कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि भाई जो मैग्नेटिक चुंबक का नेचर होता है, मैग्नेट का नेचर होता है, वो प्रोड्यूस होता है। तो वहां पर क्या होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का निकालें तो कैसा हो जाएगा ये, इसको देखिएगा जरा। बाकी ये तो सब जानते ही हैं, 20 अगस्त फेमस है, 20 अगस्त। सारे बच्चों के एंट्रेंस में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यू बैच 20 अगस्त से शुरू है। इसको देखिए, यहाँ हम इसको बनाते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा। क्या फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उस फॉर्मूले के हिसाब से आप आराम से उसको बता देंगे, क्लियर करके मतलब कर देंगे। आप लोग को ध्यान होगा, मैंने एक ट्रिक बताया था जिसमें मैंने बोला था मदर बेबी रिलेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से जब माँ स्ट्रेट यानी सीधा आ जाती है तो बच्चा जो है नहीं रोता है, लेकिन जब माँ नहीं आती है तो बच्चा रोने लगता है। और जब आप उस बच्चे को बार बार घुमाते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो जो बच्चा है चुप हो जाता है। सेम केस अगर यहां पर हम देखें तो यहां तक स्ट्रेट है, देखिए यहां से यहां तक का देखेंगे तो स्ट्रेट है ये। स्ट्रेट का मतलब आप जानते ही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है ये। यहां से यहां तक क्या है, ये स्ट्रेट है ये, स्ट्रेट वायर है, ठीक। लेकिन इस वाले हिस्से में देखेंगे यहाँ पर, ये कैसा हो जाता है, कर्व हो जाता है ये कैसा हो जाता है, कर्व्ड हो गया ये वाला हिस्सा यहाँ से। और अगेन यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे स्ट्रेट हो जाता है ये, यहाँ से यहाँ फिर क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया यहाँ पे। हमें निकालना कहाँ कहाँ का है, हमें कहाँ कहाँ निकालना ये जरा देख लेते हैं। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, देखिए
एक तो इस पॉइंट ए पर फाइंड आउट करना है, यहां पर फाइंड आउट करना है, पॉइंट सी पे फाइंड आउट करना है, और इस पॉइंट बी पे फाइंड आउट करना है। ए बी सी, ये 3 पॉइंट हैं जहां पर जो है हमें सामना करना होता है। तो देखिए, ये सवाल आपके लिए नया हो सकता है, बिल्कुल आप फ्रेशर हो सकते हैं इसके लिए। तो जैसे साइकिल सीखने के लिए कई बार साइकिल कैसे चलाया जाता है इसकी किताब थोड़ी पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में आते हैं ना, साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं आप लोग। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा चैप्टर का, बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। अब करना कुछ नहीं है, केवल आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको यहाँ से आंसर को फाइंड आउट करना है। तो चाहे वो पॉइंट ए हो, पॉइंट बी हो, पॉइंट सी हो, हम इन सारे ही पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारे पॉइंट की बात करेंगे, और सारे पॉइंट पे हमें मिलेगा, जिसमें से पॉइंट ए और पॉइंट सी स्टेट में है। तो याद कीजिए जरा फॉर्मूले को, किसी को याद अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जब बिल्कुल स्ट्रेट वायर था, इस तरह से स्ट्रेट वायर था, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर खाली मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है, तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्ट्रेट वाले केस में जो बी का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई, मतलब माँ नहीं आई, नहीं माँ, सर म्यू एन भी नॉट, तो लगेगा। हाँ एन लगेगा यहाँ पे, लेकिन एन तो खैर है ही नहीं यहाँ पे, स्टेट वाले में एन तो है नहीं यहाँ पर। म्यू नॉट आई अपॉन नीचे हो जाता है, अच्छा म्यू नॉट से माँ हो गई केवल, तो माँ आई तो प्यार है ना, 2 पाई आर, 2 पाई आर, इस तरीके से था। कितना डिस्टेंस पर है, ये इसका था स्ट्रेट वाले का। कर्व वाले का क्या था यहाँ पर, कर्व वाले का निकालते थे हम लोग, तो एक पूरे कर्व का हम लोग निकालते थे, तो पूरे कर्व का निकालते थे, तो उसमें बच्चा रोता था, मतलब ऐसा फॉर्मूला था, मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे। कर्व वाले का था, एक कंप्लीट कर्व का, मैं यहाँ लिख देता हूं। ये तो स्ट्रेट का हो गया, ये तो हो गया स्ट्रेट वायर का, और अगर मैं कर्व वाले का लूं, एक कंप्लीट कर्व का लेता हूं इस तरह से, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ये आर हो गया। तो यहां पर था मां नहीं आई, तो म्यू नॉट एन आई, तो बच्चा टीयर मतलब रो रहा है, 2 आर, टीयर मतलब रो रहा है। लेकिन यही वाला जब आधा कर्व हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ का निकालना होगा, हाफ हो गया, तो ये फॉर्मूला भी हाफ हो जाएगा, हाफ। चाहे आप एक ही सवाल सीखो, लेकिन जितने सवाल सीखो, अब टाइम नहीं है हर बार पीछे मुड़ के देखने का, एकदम फाइनल करते चलो। अब आप सोचो, आज आप एक सवाल करते हैं, या 1 घंटे में आप 2 ही 3 सवाल करते हैं, और यही पैटर्न का, यही कॉन्सेप्ट का सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, और 5 नंबर का ही है। तो आज का मेहनत आपका सफल हो गया ना, 5 मार्क्स आपका आ गया ना। तो यही सोच के पढ़ना है हमें, ठीक है, कि अगर ये आता है तो हमारा ये 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ये तो ये हो गया, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अब ये कैसे निकलेगा। ए के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्ट्रेट वाला, बी के लिए हम लोग हाफ कर्व का इस्तेमाल करेंगे, ये फुल कर्व है, ये फुल है, ये है फुल, और ये क्या है, हाफ है, ये हाफ हो गया आपका, वो फुल है और ये हाफ है, ठीक है, ये हाफ कर्व हो गया, और ये फुल कर्व हो गया, ये फुल सर्कल बोल सकते हैं, कंप्लीट सर्कल बोल सकते हैं इसको, आई थिंक ये ज्यादा बोलना सही रहेगा, ये कंप्लीट सर्कल है। आप लोगों को बढ़िया से आता है, सिखा रखा है सब हमने, बस क्या है, इसको फोकस करने की जरूरत है, एक बार फोकस करेंगे काम हो जाएगा। तो अब निकाला जाए, सेट किया जाए, निकालते हैं। आप खाली डिस्टेंस देख लो, ए वाले के लिए 1 मीटर है, आई तो मतलब 1 एम्पियर ही है, और 2 वाले के लिए, सी वाले के लिए 2 मीटर है, बी वाले के लिए 1 मीटर ही है, हाँ 1 मीटर ही है यहाँ पर।
तो इसको पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक। तो एक काम करता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड पहले लिख देता हूं, चलो एक बार तो लिख ही दूं कम से कम। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, इसको हम बोलेंगे बी ए। बी ए पॉइंट निकालेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट आई, मा आई तो प्यार, 2 पाई आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू बता सकते हैं कितना होता है, किसी को याद है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? नहीं याद है, मैं बता देता हूं, याद रखिएगा आपसे। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, याद रखिएगा। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करेंट तो 1 एम्पियर हो गया। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर आप चाहे तो 22/7 ले सकते हैं, या इट्स योर चॉइस, आप अपने हिसाब से 3.14 भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। यहाँ 3.14 ले लेता हूँ मैं। और आर यहाँ पर कितना है, 1 मीटर ही है। इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद एक डाटा हमें मिलेगा। कैसे डाटा मिलेगा देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, पाई को पाई लेते हैं यहाँ पर, पाई से पाई कट जाएगा, हमने तो सोचा ही नहीं है। पाई को पाई करते हैं, जिससे पाई से पाई कट गया, ये 2 से इसको कट गया, 1 से 1 हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7, है ना। और ये हो जाएगा टेस्ला में, कैपिटल टी, टेस्ला। तो एक का तो आंसर आ गया। अगर इसी तरीके से सेम वे में अगर मैं बी का निकालता हूं, लेट बी सपोज बी, बी निकालता हूं, ये हाफ और म्यू नॉट, मान नहीं आई, म्यू नॉट एन आई अपॉन टीयर, मतलब 2 आर, रो रहा था वो। तो यहां पर देखिए ये तो हाफ हो गया, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई तो 1 एम्पियर ही है, और एन की वैल्यू भी 1 ही होगी क्योंकि सिंगल सर्कल है। 2, और आर कितना दे रखा है, 2 मीटर, नहीं 1 मीटर ही है, 1 दे रखा है। ठीक है, इसको मीटर हटा दिया जाए यहाँ पे। इस तरीके से ये 2 यहाँ पर इसको कट कर देगा, ये 2 से 2 भी ये कट हो जाएगा यहाँ पे। तो बस वही वैल्यू यहाँ पर बच गई, और जो आंसर आ गया वो आ गया पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ये इसका आंसर हो गया। अगर सी वाले का निकालेंगे तो सी वाले कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, म्यू नॉट आई, माँ आई तो प्यार, 2 पाई आर, है ना, ये हो जाएगा हमारा। सो इस केस में कोई पंखे की आवाज जा रही है आपको बैकग्राउंड में? आ रही है सर। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं, लीड लगा के देखता हूँ। अब जा रही है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक अभी भी? नहीं, अब नहीं आ रही। ठीक है, तो म्यू नॉट आई और हो गया 2 पाई आर। तो यहां पर आ गया म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई कितना हो गया, 1 एम्पियर। 2 पाई को पाई रहने दो, और सी है 2 मीटर। तो ये 2 और 2, ये 4 भी कट गया, पाई से पाई कट गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, केवल 10 की पावर -7 टेस्ला। दिस इज द आंसर। ये सवाल क्लियर हो गया आप लोग को? ये सवाल आते ही आते हैं इस तरह के सवाल, और जब आपके सामने आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस सर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखते चलिए। मुझे मालूम है कि तैयारी एक बार में कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए मैंने फिर से टेस्ट का आपको रखा है, और इसलिए मैं सवाल भी आपको सोल्व करा रहा हूं। हालांकि मैं सेमीकंडक्टर के चैप्टर करवा सकता था, लेकिन क्या है कि अगर हमने सिलेबस को 90% कंप्लीट कर लिया तो हम 90% को भी घुमाएंगे अभी, बाकी 10% सेमीकंडक्टर है। जब 90 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो सेमीकंडक्टर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम है, अभी तो 10 नंबर का है वो, उसको भी कर लिया जाएगा। तो अभी जितना हमने सीखा है उसको एक बार कर लिया जाए, आप लोगों को कितना बेनिफिट है।
नया बैच स्टार्ट है, उसमें रिवीजन भी आप लोगों का होगा, टेस्ट शेड्यूल भी फिर नए हिसाब से होगा, तो आप लोग आते रहेंगे। तो ये चीजें जो आपको मिलती है, ये जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, इसलिए केवल मिल रही है ताकि आपका एक हैबिट में डाल दूं मैं, ताकि फॉर्मूला वगैरह याद रहे, और ये जब सवाल आए तो आपको ज्यादा बर्डन ना लगे। यूजुअली जैसे एग्जाम में आता है ना, आपको आता है तो आप उसको सोल्व करते हो, वैसे आप सोल्व कर दीजिए, बस इतना ही मेरा मोटो है, ताकि आप अच्छे नंबर ले आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं मैं। तो अगला सवाल जो है इसका इसमें होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 है। ये होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सवाल है, इस सवाल को पढ़िए। कहता टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 0.032 जूल इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ शॉर्ट बार मैग्नेट, छोटा सा बार मैग्नेट है, व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ, कितना डिग्री दिया, ये 80 डिग्री दिया, 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री है ये 30 है, 30 डिग्री, इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड 0.16 टेस्ला, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ये निकालना है आपको। देखिए इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी टॉर्क का सवाल आता है, टॉर्क का खाली फार्मूला मालूम होना चाहिए, बहुत आराम से आप सवाल को सोल्व करेंगे। क्या करना है, खाली टॉर्क का फार्मूला होना चाहिए, कोई दिमाग नहीं खराब करना। कैसे, देखिए मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ इसको। देखिए ध्यान से, यहाँ जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये खाली आपको ध्यान रखना है, एम बी साइन थीटा। अगर ये आपको याद है तो आप बड़े आराम से टॉर्क बता सकते हैं। आप मुझे बताइए यहाँ एम कितना दे रखा है, पढ़िए सवाल में, 0.16 टेस्ला। ओ ओ एम नहीं दे रखा है, ये क्या दे रखा था, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये बी दे रखा है। बी कितना दे रखा है, 0.16 टेस्ला दे रखा है यहाँ पर। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे रखा है 0.032 जूल, ये मैग्नीट्यूड टॉर्क का दे रखा है। हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि हमें ये निकालना है, ये हमें नहीं मालूम है। तो बस आपको यही खाली ध्यान रखना है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, छोटा सा फॉर्मूला है। जब भी टॉर्क और इस तरह के आता है, तो मतलब आप ऐसा समझिए कि बेसिकली ये है क्या, तो जो अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये आप ध्यान से देखेंगे, एम और बी का, एम और बी का जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, एक तरह से ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में तोड़ते हैं तो एक क्रॉस बी ऑलरेडी एम बी साइन थीटा में ही आता है, तो यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट में जाता है। खैर कोई बात नहीं, आपको याद होगा, अगर सिमिलरली टॉर्क, यहाँ देखो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके पहले जो था डायपोल मोमेंट था, ये मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, और उसमें एम की जगह पी था और बी की जगह ई था। ध्यान है आप लोग को, अगर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो ऐसा बन जाता, ये इसकी जगह पी हो जाता और इसकी जगह ई हो जाता, और ये बन गया था टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। याद आ रहा है कुछ,
अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो, ये मैं रफ है यहाँ पर, तो मतलब हिंट के लिए केवल है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं एक साथ दोनों चीज बता रहा हूँ ना आपको, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ एम बी साइन थीटा, वहाँ पी साइन थीटा। अगर इससे पूछे तो आप इसका डाल दो, उसका पूछे तो उसका जवाब दे दो। तो बन गया यहाँ पर एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर टाउ हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो है आपका टॉर्क है वो कितना दे रखा है जी। हालांकि एग्जाम में आप ऐसे डिजाइन मत बना देना जैसे मैंने बनाया, आप तो तरीके से लिखना एक एक करके, मैंने तो समझाने के लिए यहाँ पर दिया है। ये हो गया, और नीचे बी कितना है, 0.16 है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है आप लोग को, साइन 30 कितना होता है, ये तो 2 टाइम करेंगे, नहीं मालूम है साइन 30 की वैल्यू, किसी को नहीं मालूम है। 2/1/2, ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा 4, 4 बचेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला केवल दिमाग में रखना है यहाँ पर, भाई कैसे जो हम इसको निकालेंगे और हमारा ये बन जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला है ना, टॉर्क का फॉर्मूला ऐसे ही चलते हैं, आप लगाइए फॉर्मूला, और जो नीड है, जो चीजें हैं वो आपके सामने रिजल्ट आउटपुट आपके आपको दे देगा यहाँ पे। लेकिन जब फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रहेगा तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, करना कुछ हो जाएगा कुछ, प्रॉब्लम तो ये हो जाता है ना फिर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारा, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। Yes, sir. हाँ, ठीक। ये हो रहा है क्या, हाँ यही है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िए सवाल को। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक सीधी तार है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट लेके जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁴मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर। मतलब आप समझिए कि तार है, तार के पैरेलल में इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जैसे होता है ना, आप दो लोग साइकिल चलाते हैं तो पैरेलल चलते हैं कुछ डिस्टेंस पे। तो सवाल ये पढ़िए कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक तो पहली बात करंट वाला तार है जिसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, उसके बगल में उसी के पैरेलल, जैसे दो ट्रेन पैरेलल चलता है, एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रेवल कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है वो उसका जो वेलोसिटी दे रखा है वो दे रखा है 4 × 10⁴मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर इन सबको, छोड़ो इसको यहाँ से करता हूँ, इन सबको अगर मैं क्लियर करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है वो इसका ये स्पीड है, और ये पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। टू द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ट्रेवल कर रहा है। साथ में फ्रॉम इट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये भी समझिए इलेक्ट्रिक करंट जिस तार में जा रहा है उसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये फोर्स का बताना है हमें, which the magnetic field at the current exerts on the moving electron, मूविंग इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू बतानी है। अगर डायग्राम के हिसाब से अगर मैं ये आपको इस क्वेश्चन को बताऊं, ये कैसा कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा।
ये सवाल कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि भाई यहाँ पर ना ये एक तार है ना, ये तार हमने ले लिया, इस तार में करंट कितना जा रहा है, तो ये करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 एम्पियर जा रहा है। लेकिन इसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इसको उल्टा चल रहा है, ये इसके उल्टा चल रहा है, इसके उल्टा चल रहा है। कितनी वेलोसिटी चल रहा है ये, तो v इज इक्वल टू 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ऐसा चल रहा है ये। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है जो उल्टा चल रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, ये जो अगर आप डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब 10 सेंटीमीटर है, केवल 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, किस तरीके से लगेगा। आप लोग को याद है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, स्पेशल वीडियो मैंने इस पे बनाया था। ये क्लास आप लोग को एक अलर्ट करने के लिए भी है कि टेस्ट में जो सवाल आ रहे हैं उसको पहचानिए। अगर एक बार अगर ये सवाल आपको नहीं आ रहा तो मतलब उस टेस्ट में आपने परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो फिर से अगर आप रिपीट करेंगे अपनी चीजों को, तो फिर आप कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और जो लोग न्यूमेरिकल से भागते हैं, न्यूमेरिकल से दूर हट जाते हैं, तो फिर उनको साइंस लेना ही नहीं चाहिए। क्यों साइंस लेते हैं वो, आर्ट्स वगैरह ले लें, अपना काम कर लें। क्योंकि आप, कई लोग कहते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं करना, कुछ थ्योरी, क्या मैं थ्योरी बताऊं, ऐसा होता तो मैं इतना मेहनत क्यों करता, मैं भी कुछ थ्योरी थ्योरी कर देता, आप लोग खाली पास कर जाते। ये चीजें नहीं होती है ना। आप देखिए, केवल आप पूरे यूट्यूब पर उठा के आप देखिए, आपको यही एक चैनल मिलेगा जहां पर आपको एनआईएस की जो पढ़ाई है वो उसके लेवल की पढ़ाई हो रही है। मतलब एनआईएस का लगता है कि हाँ एनआईएस के लेवल की पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर क्वेश्चन ओरिएंटेड है, इतनी गंभीरता, इतनी चीजें। बाकी जगह तो लोग परचेज करते हैं बैच को, हाँ न्यूमेरिकल इजी लगेगा, समझा रहे हैं इसलिए। बाकी जगह तो लोग बैच परचेज करते हैं, पैसा ले लेता है, बैच में डाल देता है। बच्चे तो तरसते रहते हैं कि उन्हें कोई बोले पढ़ने के लिए, उन्हें कोई भाई बोले टेस्ट है, ये है वो है। वहां कहाँ, वो तो बस पैसा उनके हाथ में आ गया, बाकी तो बस थोड़ा थोड़ा वीडियो देते रहेंगे। आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, इनसे उन्हें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। भाई पैसा लिया है ना, तो उतने दिन तक ग्रुप में आप रहेंगे, मतलब वो ग्रुप एग्जिस्ट वो नहीं करेगा। और बाकी उसमें जहां तक कभी कभी थोड़ा बहुत गैपिंग पे वीडियो डालते रहेगा। इतना कौन करेगा, इतना कौन करेगा, क्यों दिमाग खराब करेगा, और क्या मतलब बनता, करेगा ही नहीं वो। और दूसरा नॉलेज भी उसके पास नहीं है इतना करने के लिए, वो तो खुद ही जो है इधर उधर करके किस तरह से किया है। तो कई सारी चीजें फैक्टर्स हो जाता है। तो अगर अच्छी चीज आपको मिली है तो एक माहौल बना के चलता हूँ। कई बार मैं आपको डांटता भी हूँ, कई बार आपको मैं समझाता भी हूँ, कई बार आप लोगों को प्रेशर भी लगता होगा, कई बार मेरी बातें बुरी भी लगती होगी। तो एक जैसे नॉर्मल स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर है। ये सारी चीजें होती है। कई बार आपकी काम नहीं पूरा होता है तो मुझे भी गुस्सा आता है, कई बार मैं ग्रुप में भी समझाता हूँ। ये चीजें, ये माहौल तो बाकी जगह तरसते रहते हैं, वो तो नसीब ही नहीं उनको, आपको मिल रहा है मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो इस पर ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। अगर आप यहाँ न्यूमेरिकल से भागेंगे तो आपको साइंस के लिए आप नहीं बने हैं, आपके बस का साइंस नहीं है, छोड़ दीजिए। क्योंकि इससे इजी और इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और फिर नहीं मिलेगा। स्पेशल टीचर आप रखिए, पढ़ाने के लिए आएगा, पढ़िए एनआईएस का, लेगा महीने का 3-4 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया, तो हो सकता है आपको टीचर की कमी थोड़ी ना भारत में कर देगा। लेकिन ऐसे सोचेंगे कि 1,000 रुपया दे के 750 दे के इतना कोई कर दे,
अगर कोई ऐसा कर दे, मुझे तो मुश्किल लगता है कि ऐसा कोई करेगा। तो यहाँ पर जो है समझिए, यहाँ पर बात जज्बातों की होती है, पैसों की नहीं होती है। तो इसीलिए जो है कई बार मैं आपको समझाता भी हूँ कि अच्छी चीज है तो नंबर भी अच्छे आने चाहिए। यहाँ से नंबर नहीं उठेगा तो कहाँ से नंबर उठेगा, आप मुझे बताइए। पिछली बार 96 मार्क्स ऐसे कैसे चला गया? मेहनत वर्किंग हुआ था तभी तो गया था। फिर देखिए 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, फिर देखिए कोई ना कोई आप ही लोग के सामने आएगा नया और नंबर उठा लेगा। और ऐसा हर बार होता है। नया पुराना से मतलब नहीं है, कौन कितना कवर करता है और उसको सॉल्व करके एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप मुझे पहले एक बात बताइए कि आपने पढ़ा होगा कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। और आप ये कन्वेंशनली शुरू से जो फिजिक्स में चलता आया और आप इसको मानते भी हैं, जानते भी हैं। इस कॉन्सेप्ट का अगर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए तो बड़े इजीली हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इधर की ओर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि इसका करंट ऊपर की ओर माना जाएगा। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? एकदम क्लियर है ये कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? वो ऊपर की ओर जाएगा ना उसका करंट। और आपने ये भी पढ़ा था कि जब दो वायर होते हैं, हाँ, तो उन दोनों वायर्स में कंडीशंस था कि अगर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मान लिया I1 I2 है, तो वहां रिपल्सन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा, ये हमें देखना पड़ेगा ना। रिपल्सन अट्रैक्शन किस तरह का लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये बात भी हमने समझ लिया। अब यहां पर जो है कुछ और चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली बात तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि कोई भी स्ट्रेट वायर कि किसी भी वायर के किसी भी पॉइंट से अगर आप किसी डिस्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, μ0I/2πr, इसका आपने पढ़ रखा है अभी। अब मतलब आप इस पॉइंट का बड़े आराम से यहाँ पर कितना बी होगा निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने बी निकाल के दिखाता हूँ। देखिए एक एक करके चलते हैं, पहले बी निकाल देता हूँ आपका। अगर मैं इस पॉइंट का बी निकालूं तो क्या क्या हमें दे रखा है? देखिए आई दे रखा है 2 एम्पियर, मेरी बात समझिएगा, आई कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। इसके साथ में जो डिस्टेंस होता है, जो आर डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, यहां से यहाँ आर डिस्टेंस है, आर कितना दे रखा है? ये 10 सेंटीमीटर। तो आर अगर 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 0.1 मीटर। आर भी मिल गया, बी भी आप निकाल देंगे यहां पर, μ0I और नीचे 2πr। तो μ0 ये हो गया 4π 10⁻⁻7, आई हो गया 2 एम्पियर, 2π और ये हो गया 0.1। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, राइट। ये पॉइंट भी शिफ्ट कर जाएगा ऊपर जाके, मतलब 20 बन जाएगा ये। तो ओवरऑल इसको आप सोल्व करेंगे पूरा, ये अगर ये पॉइंट क्लियर करेंगे तो -6 हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? ऊपर जाएगा +1 10⁻⁻7 और +1 तो -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। तो एक बात तो पक्की हो गई, हमें ये समझ में आ गया कि इस पॉइंट पर जो यहां से यहां जो हम निकालेंगे, यहां से यहां जो हम निकालेंगे, ये जो बी निकला है, यहाँ बी की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला आ गया। और पता जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना न्यूमेरिकल्स, ये बिल्कुल पता कैसा लेवल होता है। जो आईआईटी के आप देखिएगा कोई भी यूट्यूब पर वीडियो उठा के, वो न्यूमेरिकल को ऐसे ही सॉल्व कराते हैं। किसी को उठा के देख लीजिएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं तो, पर डिटेल में जाके घुसा के, मतलब बढ़िया से जो है डिटेल में जाके अच्छे से वो सॉल्व करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। वही मेरी कोशिश रहती है कि आपका क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन सवाल ये है कि इसका ये केवल मैग्नीट्यूड मिला है। क्या मिला है? मैग्नीट्यूड मिला है यहाँ पर, ठीक, डायरेक्शन नहीं मिला अभी।
हम डायरेक्शन नहीं जानते हैं। अच्छा, अभी हमें और भी चीज निकालना है। हमें ये निकालना है कि इस तार पे जो करंट जा रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, ये भी निकालना है हमें। अच्छा, बता सकते हैं ये अट्रैक्शन वाला फोर्स यहाँ लगेगा या रिपल्सन का फोर्स लगेगा? मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे दो ऑप्शन है, इधर की ओर फोर्स लगेगा ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी इधर की ओर। देखिए इधर की ओर लगेगा तो रिपल्सन हो जाएगा, रिपेल करेगा, और इधर की ओर लग रहा है मतलब अट्रैक्ट करेगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर? आप ही मान के लिए आप ही इलेक्ट्रॉन है, बगल में ट्रेन जा रहा है, ये बगल से ट्रेन गुजर रहा है और आप वहां पर हैं, डायरेक्शन देखिएगा अपोजिट है, तो कैसा फोर्स लगेगा? एट्रैक्शन लगेगा। बट चक्कर ये है कि डायरेक्शन कैसे पता किया जाए, लेफ्ट है कि राइट है? कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको, मैं आपका थिंकिंग लेवल भी मेरे साथ मैच हो सके। जो मैं सोच रहा हूँ या आपसे सोचवाना चाहता हूँ, आप सोच सके। तो यहाँ पर बी तो मिल गया, बट बी का डायरेक्शन पता करना है अगर हमें, क्या डायरेक्शन होगा बी का किसी पॉइंट का। चलिए ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं, हम एफ पर भी आ जाएंगे। पहले आप बी का डायरेक्शन बता दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप छोड़ दीजिए, इस चीज को हम छोड़ देते हैं अभी, इसको अभी रहने देते हैं। पहले हम बी का डायरेक्शन पता करते हैं, क्या लगता है बी का डायरेक्शन क्या होगा? याद है जब कोई भी स्ट्रेट वायर होता था तो उसका ऊपर की ओर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर की ओर होता था, और बाकी फिंगर्स को आप मोड़ेंगे, ये अंगूठा हो गया, बाकी फिंगर्स जो है यहाँ पर आपकी इस तरह से था, इस तरह से था, तो ये करंट हो गया ऊपर की ओर आई, सोचिएगा। तो बाकी फिंगर्स कैसा मुड़ेगा? ऐसे ही तो मुड़ेगा, इस तरीके से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताइए जल्दी से। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो ये वाला ऐसा हो जाएगा ना, कुछ इस तरीके का। तो जब ऐसा घूमेगा तो लेट मी सपोज यहाँ एक पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि हे इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या लगेगा कि आ रहा आ रहा आ रहा, इसको नहीं लगेगा कि इसे गुजर के अंदर की ओर जा रहा है। इस पॉइंट को क्या लगेगा? इस पॉइंट को यही लगेगा ना कि अंदर की ओर जा रहा है। सोचिए जरा, 3D में सोचिए। अगर मैं यहां पर एक प्लेन लगा दूं, प्लेन मतलब गत्ता वगैरह, तो वहां से जब तार को आप गुजारेंगे तो थोड़े पर के लिए लगेगा ना कि इसके आर पार होके अंदर जा रहा है, इनवर्ड, हाँ अंदर की ओर जाएगा। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पे जब ये अंदर की ओर जाएगा ना, तो बी का डायरेक्शन क्लियर हो गया, बड़े आराम से बी का डायरेक्शन क्लियर हो गया यहाँ पर। नहीं, एक बात तो पक्की हो गई कि यहाँ जो डायरेक्शन होगा बी का, यहाँ जो बी का डायरेक्शन होगा वो अंदर की ओर होगा। डायरेक्शन कैसा है यहाँ पर, अगर जो बी अगर लिखते हैं आप, लेट बी सपोज ब्लैक पेन से करता हूँ, यहाँ जो बी है ये हो गया अंदर की ओर, इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की ओर हो गया यहाँ पर। अब सोचिएगा यहाँ पर देखिए एक लॉरेंज फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कैसा फोर्स लगेगा? लॉरेंज फोर्स लगेगा। जब हम लोग लॉरेंज फोर्स निकालेंगे तो उसमें जो है हम लोग फिर डायरेक्शन का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, उसमें आपका एक तो थंब हो गया, अंगूठा हो गया, एक आपका मिडल फिंगर हो गया, और एक इसके बीच का हो गया, ठीक है, जिससे आप किसी को ऐसे दिखाते हैं, इशारा करते हैं इधर उधर, या धमकी देते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये 3 फिंगर्स आपके सामने हैं, यू हैव 3 फिंगर्स, और तीनों ही 90 डिग्री पर है, तीनों ही 90 डिग्री पर है।
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे आते हैं तो एक तो अंगूठा हो गया आपका, एक का आपका ये फिंगर हो गया और ये आपका ये फिंगर हो गया। इस तरीके से ये तीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ये जो थंब होता है, ये जो आपका अंगूठा है, ये फोर्स को दिखाता है, एफ फोर्स को दिखाता है। बाकी आपका कौन कौन सा हो गया, ये तो फोर्स हो गया इस तरह से रखेंगे तो, और एक आपका हो गया, मान चलिए ये एक मिडिल फिंगर हो गया नीचे, ये मिडिल वाला हो गया। तो ये मिडिल वाला जो दिखाएगा वो किसका दिखाएगा, कुछ याद है आप लोग को? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, थ्री एंगल, थ्री उसमें होते थे। नहीं ध्यान है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? 10th क्लास में भी आया था यार, क्लास 10th में भी आया था लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का। ये मोटर पे अप्लाई होता है, जनरेटर पे राइट हैंड रूल लगता है। ये डायरेक्शन मिडिल फिंगर, थंब, ये सारे 90 डिग्री पर होते हैं। जहां पर आपका जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर कहते हैं, फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, मिडिल फिंगर जो है वो मोशन को दिखाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटा के लिख देता हूँ। जो थंब है वो फोर्स को दिखाएगा, और जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर किसका था? फोर फिंगर दिखा रहा था मैग्नेटिक फील्ड को, यानी बी को दिखाएगा। और बाकी बच गया मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर ऑब्वियसली वेलोसिटी को दिखाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चेक करके बताइए कि यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा। ट्राई करेंगे आप लोग सभी, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने दिख रहा है, आप सभी लोग इसके बारे में सोचेंगे, देखिएगा ध्यान से। आप अपने हाथ का सबसे पहली तो थंब, अंगूठा, हमें नहीं मालूम है फोर्स किधर लगेगा। तो जो दो फिंगर्स हमें बचा है, एक फोर फिंगर और एक कौन सा बचा है, मिडिल फिंगर। तो यहां पर आप ट्राई ऐसे करेंगे कि ये जो बी आपको दिख रहा है ये फोर फिंगर के लिए है, इस पे आप फोर फिंगर लगाओ। आप करके देखो, यहाँ इस पर आप फोर फिंगर लगाओ इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो नीचे की ओर जा रहा है इधर आप मिडिल फिंगर करो। तो देखो, आपको फोर फिंगर ऐसा करना है कि आपकी जो फोर फिंगर है, जो उंगली है, वो ऐसा एकदम स्क्रीन के सामने हो, और जो आपका नीचे वाला ये जो आपका मिडिल फिंगर है वो नीचे आप कर दो। गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। ये इनवर्ट डायरेक्शन इस तरीके से अगर हम करें तो ये आ जाएगा नीचे की ओर और ये चला जाएगा अंदर की ओर, तो रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा यहाँ पे। बी तो इनवर्ड है, बिल्कुल सही हमने निकाला है, बी बिल्कुल इनवर्ड ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछ रहा है ना यहाँ पे। बाकी बच गया यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद फोर्स जो है, यहाँ जो फोर्स लगना चाहिए, क्या आप लोग कर रहे हैं अपने फिंगर्स के साथ में इस तरह से कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हो पा रहा है आप लोगों से? मैं तो कर रहा हूँ, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा फोर फिंगर है बिल्कुल लग रहा है स्क्रीन से
भाई अंदर की ओर जा रहा है, और ये नीचे की ओर हो गया, तो मेरा अंगूठा इधर की साइड आ रहा है, इधर की ओर फोर्स दे रहा है यहाँ पर। ये फोर्स जो है इधर की ओर दे रहा है। इसके लिए तो फिर इसको ऊपर होना चाहिए था, ऊपर तो है नहीं है, ये नीचे की ओर ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ से, कॉन्सेप्ट से, कि ये बिल्कुल जाएगा। बाकी आप लोग मुझे एक बार कंफर्म कीजिए कि आप लोग का ये जो फिंगर्स का यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप कर पा रहे हैं, हो पा रहा है आप लोगों को? ओके। हम्म, यहाँ पर लगता है मुझसे एक मिस्टेक हो रहा है, और वो मिस्टेक ये हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर मिस्टेक कहाँ, यहाँ पर है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। पहले आप लोग मुझे सही या गलत हो तो मैं सही कर दूंगा अभी। आप लोग मुझे पहले एक बात बताइए कि आप लोग ये चीज समझ पा रहे हैं, खुद के फिंगर्स आप कर पा रहे हैं क्या, ये वाला बताइए पहले। यहाँ जो मिस्टेक है वो तो हम सुधार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आंसर्स को भी ले आएंगे हम। बस 1 मिनट का काम नहीं है, बस आप लोग एक बार कंफर्म कर दें कि यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है। आप अपने फिंगर्स को सेट कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको नीचे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर करके दिखाता हूँ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, शायद यहाँ पर आप अच्छे से कर पाए, ये जो आपका थंब होता है ये फोर्स को दिखाता है, मतलब एफ। और ये जो आपका फोर फिंगर होता है, फोर फिंगर जो है वो दिखाता है आपका किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड को, बी। और आपका जो मिडिल फिंगर होता है वो किसको दिखाता है, इलेक्ट्रिक करंट को। डेट मीन व्हाट, आई को दिखाता है, इलेक्ट्रिक करंट आई को दिखाता है। तो जब आप सेट करेंगे, अभी आप यहां सेट कीजिएगा, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम जानते हैं, इस पॉइंट पे जो बी है वो अंदर की ओर है, बी अंदर की ओर है। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज दिस, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका मोमेंट है वेलोसिटी नीचे की ओर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन? अपवर्ड अपोजिट ऑफ होगा। इलेक्ट्रॉन, हाँ अपवर्ड हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। नाउ कैन यू टेल मी, बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर आप लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करके कि यहाँ पर फोर्स लेफ्ट साइड रहेगा कि राइट साइड लगेगा? आपको करना क्या है कि ऊपर की डायरेक्शन में आपको क्या सेट करना है, मिडिल फिंगर को सेट करना है, और आपको अंदर के डायरेक्शन में इस तरह सेट करना है फोर फिंगर। तो लेफ्ट हैंड रूल पहले सिलेक्ट कीजिए आप, लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए जैसे मैं बोल रहा हूँ। देन आफ्टर आपका जो फोर फिंगर है, आप इशारा कीजिए अपने स्क्रीन को, अपने मोबाइल स्क्रीन को, लैपटॉप जो भी है उसको इशारा कीजिए ऐसे करके, जैसे किसी को धमकी देते हैं, इशारा कीजिए। तो आपने इशारा कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि वो लग रहा है कि भैया ऐसा है कि वो आपके जैसे करते हैं ना, कि मतलब उंगली ऐसे जा रहे हैं कि स्क्रीन को ना अंदर की ओर फोड़ता हुआ अंदर की ओर उस तरफ निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से निकलिए। उसके बाद जो है आपका जो मिडिल फिंगर है, राइट, आपका जो मिडिल फिंगर है, उस मिडिल फिंगर को आप ऊपर की ओर ले जाइए, क्योंकि करंट ऊपर की ओर है। ये पिक्चर जानते हैं कैसा बनेगा, पिक्चर ऐसा बनेगा, देखिए पिक्चर में आपको बताता हूँ कैसा बनेगा। ये पॉइंट है, लेट मी सपोज, तो इस तरह से 3D ये वाला जाएगा इधर की ओर,
ठीक, ये वाला मिडिल फिंगर है, देखिए ऐसा बन जाएगा। देखिए ये आपका हो गया मिडिल फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर हो गया। और इसी के ठीक पीछे जो है ये हो गया फोर फिंगर। तो यहां पर आपको अंगूठा मिल जाएगा, इधर थंब मिल जाएगा इधर की ओर, ये थंब इधर मिल जाएगा जिधर फोर्स दिखा देगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, कर पा रहे हैं ऐसा आप? लेफ्ट हैंड के साथ करके देखिए। पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, क्योंकि बी अंदर की ओर है तो आप अपनी मुट्ठी पहले बंद कीजिए लेफ्ट हैंड को, उसमें से एक फिंगर आप खोलिए, कौन सा जिससे आप धमकी देते हैं, खोल दिया, उसको बिल्कुल स्क्रीन के सामने रखिए, पैरेलल नहीं, ऐसा रखिए जैसे स्क्रीन को फोड़ने के लिए जा रहे हैं, किसी को आंख फोड़ रहे हैं, किसी को चलिए यहाँ पर आंख है एक, तो आंख को फोड़ना है तो कैसे उंगली को यहाँ लाएंगे ना फोड़ने के लिए इस तरह से, तो बिल्कुल ऐसे कीजिए आप। ठीक, और उसके बाद जो है अब आप दूसरी फिंगर निकालिए, मिडिल फिंगर आप निकालेंगे, मिडिल फिंगर को आप ऊपर की ओर रखेंगे, यानी आपका जो मिडिल फिंगर का डायरेक्शन होगा आपके छत की ओर होगा, जहां भी आप बैठे हैं आपके छत की ओर होगा। ये ओवरऑल जानते हैं कैसा पिक्चर बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा कि आप अपने दोस्त के सामने बैठे हैं और आपने कुछ इस तरीके से दो फिंगर को ओपन किया है कि एक फिंगर तो उसके चेहरे के सामने है और दूसरा फिंगर जो है मिडिल फिंगर वो बिल्कुल ऐसा है जो छत के सामने है। क्या आपने ऐसा किया ये दो यस फिंगर के साथ? सर। बाकी बच गया अंगूठा, अंगूठे को क्या करेंगे आप खोल दीजिए, ऑटोमेटिक किधर की ओर मिल रहा है, देखिए इधर की ओर मिल रहा है आपको, इस साइड में, लेफ्ट साइड में। चलिए तो यहां पर जो है हम लिखते हैं, यहां जो फोर्स लग रहा है हमारा किधर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। बताइए अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा, क्या कहेंगे इस फोर्स को आप? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फोर्स, क्या बोला जाए, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? सर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव। इसकी वैल्यू एक बार निकाल लिया जाए फॉर्मूला लगा के, एफ इज इक्वल टू यहां होता है क्यूबी साइन थीटा, एक बार मैं फॉर्मूला कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, वी क्यूबी साइन थीटा, वी क्यूबी साइन थीटा। बी की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना, 4 × 10⁻⁻⁶। क्यू की जगह क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेंगे कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, वी कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁴ और साइन थीटा, तो कितना बन रहा है एंगल किससे किसके बीच में, तो वी और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है जरा बताएंगे आप लोग, वी और बी के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, क्या 90 90 डिग्री नहीं डिग्री। बन रहा है? हाँ 90 डिग्री, तो साइन 90। मैं इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूं, टेस्ट में इस बार अच्छे आना चाहिए मार्क्स। तो इसका जो बनेगा टोटल, इसको जब सोल्व करेंगे तो करके देख लीजिए, साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, पावर्स का खेल है, पावर में -19, 4 और 6 है, तो -6 और -19 कितना हो गया, -25। अब -25 में से जो है 4 चला गया तो बच गया -21, 10⁻⁻21, बाकी 4 चुके 16 और ये भी हो गया 16, 1.6। 1.6। तो ओवरऑल हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा, 256। 256 में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 10⁻⁻21। तो इसको अगर मैं 2.56 कर दूं तो एक 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर 1 से, तभी तो ये बनेगा।
और ये हो गया 10⁻21। तो एक पावर उसमें कट जाएगा, किया जाएगा 2.56 इंटू 10⁻−20, -20, और ये आ गया किसमें, न्यूटन में, और ये आंसर हो गया। देखिए इतने 3 सवाल करने में कितना टाइम लग गया, 3 सवाल करने में 1.25 घंटा का टाइम लग गया, 8:30 हो गया। लेकिन हाँ, ये 3 सवाल जो हमने किया है बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से किया, ताकि हर चीज क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, बढ़िया समझ में आ जाए यहाँ पे। तो यही पढ़ाने और पढ़ने दोनों मजा आता है। पहले आप कंफर्म कीजिए, क्या ये आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये देखिए ये वाला, ये क्लियर हुआ ये वाला? क्या कह रहा है भाई, क्या मुझे तो निकालना है? समझ आया। ठीक है, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे थे, फिर से बताऊं? आ गया समझ सर। अच्छा ठीक है। अब देखिए ये सवाल सारा आपके सामने है, तो आप लोग का एक काम ये बनता है कि भाई बिना देखे इनको सॉल्व करना। अगर ये जो करेंगे फॉर्मूला याद हो, उसमें पता चलेगा ना आपको, देख कर तो कोई भी कर लेगा, पर असली तो खेल तब शुरू होता है जब बिना देखे आप करें। दिस इज द मेन थिंग। क्या आप देख के कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। क्या बिना देखे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको तो बिना देखे ही करना है ना वहां पे, ठीक है। तो ये सब चीज है, तो यहाँ पर हम लोग क्लास अपना ओवर करते हैं। बाकी सवाल देखिए और भी बहुत सारा है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप सेकंड टेस्ट वाला ही ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो पहले वीडियोस देखिए आप। अब जो बच्चे अभी स्किप कर गए थे, सर नहीं समझ में आ रहा, तो सच में उनको नहीं समझ में आता। लेकिन जो अभी हिम्मत से रह गए, एक बार जिन्होंने देखा होगा, वो अगर फिर से करेंगे तो उनको पूरा समझ में आएगा। तो पहले से कुछ इंप्रूवमेंट है आप लोग का। इस तरह के सवाल कुछ फीलिंग आता है, लग रहा है एनआईएस पढ़ रहे हैं। इन न्यूमेरिकल्स को जब मैं ऐसे सोल्व कराता हूँ या कुछ इस तरह करता हूँ, क्या लगता है एनआईएस पढ़ रहे हैं या सीबीएसई पढ़ रहे हैं या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि एनआईएस के मामले में इतना बड़ा हल्के में सब लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। आप लोग क्या फीलिंग आती है जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स ऐसे पढ़ते हैं, तो जहाँ थ्योरी दूर दूर रहती है, खाली न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स। ये आपने तैयारी किया है कभी जेई मेंस वगैरह का, आप लोगों में से किसी ने? हाँ, नीट जेई का लेवल। मैंने जेई की ही तैयारी किया था, मैंने बाय डिफॉल्ट आ गया था। मुझे आईआईटी जेई के बारे में कुछ नहीं पता था, बाय डिफॉल्ट आ गया, इस चक्कर में कि इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे। आ गया जब पढ़ लिया, और क्या। ऐसे ही एनआईएस का सिलेबस करवाना शुरू कर दिया। मुझे पता थोड़ी था ओपन बॉडी एनआईएस क्या होता, कुछ नहीं मालूम था, करवा दिया अपना। ठीक है, एक लड़की मुझे मिली भी थी बहुत पहले, उन्होंने मुझे टीएमए के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया था। हाँ, हल्के में ही लेते हैं। तो मैंने उससे सवाल सारे सोल्व करे, उसने बोला कुछ पैसा ऐसा सर लेंगे सर, मैंने कहा पैसा क्या लेना है, मैं सोल्व कर दूंगा। मैंने सवाल उसको सोल्व कर दिए थे, क्योंकि उस समय जो है इस तरह का सोशल मीडिया नहीं होता था, इस तरह के माहौल नहीं थे, तो आप टू डेट नहीं हो पाते थे, तो किसी न किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था। तो अभी स्टेटस वगैरह लगाता हूँ तो देखती है वो। तो ये जो है पहले के विद्यार्थी और अब के विद्यार्थी में काफी चेंजेस आ गए, काफी चीजें आ गई हैं। अब ऐप तो मैं अभी लॉन्च कर दूं, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट्स का, और नेक्स्ट ईयर ऐप को लॉन्च कर देंगे हम, और बिंदास तरीके से उसमें सारी फैसिलिटी मिलेगी। मतलब आप सोचिए कि ऐप आने के बाद आप लोग का जो है बच्चों का 12th वालों का इंग्लिश का पूरा सिलेबस रहेगा, और हिंदी का भी पूरा सिलेबस रहेगा, और फी वेरी अफोर्डेबल रहेगा। इतना कि एक गाइड का रेट जो होता है ना मार्केट में, एक गाइड का जो रेट होता है 300-400 के आसपास में, उसी अकॉर्डिंग फी मेरा उसका रखूंगा मैं। वो रिकॉर्डेड वीडियो ही केवल मिलेंगे, उसका लाइव क्लास नहीं रहेगा। पॉलिटिकल साइंस का अवेलेबल कर दूंगा मैं, ज्योग्राफी का कर दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट जितना सब्जेक्ट हो सकता है सबका डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा कि सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। बाकी लाइव केवल इन्हीं सब्जेक्ट पे चलेगा, मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का, इन चारों का ही लाइव वगैरह चलेगा। हाँ, गाइड के रेट में तो कोचिंग दे रहा हूँ, और क्या है ये। जितने महीने आप लोग का पढ़ाई चल रहा है उसको अगर आप बांटेंगे तो कितना जाएगा वो। कोई फी कोई फी थोड़ी है ये। साढ़े आप देखिए, आपका जून में स्टार्ट हुआ था, जून, जुलाई,
अगस्त, है ना, तीसरा महीना तो यही चल रहा है। ये चला जाएगा सितंबर, सितंबर, और फिर अक्टूबर भी जाएगा। 5 महीना हो गया। 5 को आप डिवाइड करेंगे 750 में, तो कितना आएगा? वो 5 को डिवाइड करेंगे, मुझे लगता है कि 150 रुपए के महीने आएगा। इस महंगाई के टाइम में 150 रुपए में कौन पढ़ाएगा आपको? मतलब 150 में आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, 150 में केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगले से चार्ज थोड़ा सा इनहेंस होगा, यानी कि 999 कर दूंगा मैं। और जिन लोगों को लगेगा कि भैया सर ने तो चार्ज बहुत बढ़ा दिया, हालांकि कम ही है ये, क्या मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों का लगेगा, तो 749 भी रहेगा। लेकिन उनको 749 में केवल रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, वो किसी ग्रुप में उनको ऐड नहीं किया जाएगा, और ना ही वो डॉट पूछ सकते हैं, केवल रिकॉर्डेड वीडियोज उनको मिलेगा, और आप जैसे वो पढ़ाई करें। लेकिन अगर वो 999 में आएंगे तो उनको जो है पूरी फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो समझदार स्टूडेंट 999 ही लेगा। और अभी जो अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं 20 अगस्त से, जो ज्वाइन करेंगे, हाँ, तो अब जैसे उन्होंने 749 दिया है, तो अभी वो चाहेंगे अगर कि सर अभी नवंबर से फिर बैच स्टार्ट होगा, तो सर उसमें जो है फिर अभी तो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा ना आप लोगों के साथ में, और आप लोगों के साथ में अप्रैल सेशन के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोग के लिए भी मैंने सोच रखा है कि जब वो नवंबर में बैच शुरू होगा तो उनको एक मौका दूंगा पुराने स्टूडेंट्स को, कि जो पहले 749 का बैच परचेज कर रखे हैं, तो वो 999 में जितना घट रहा है 1000 में 250 रुपये घट रहा है, 250 रुपये दे के अपडेट कर लेंगे, तो उनको फिर से रिन्यूअल करा दिया जाएगा, फिर वो अप्रैल एग्जाम तक पढ़ेंगे, अलग से दोबारा फी नहीं लगेगा, बस वो 250 देना है, ताकि 999 का एक लेवल आ जाए बस, पुराने वाले का, जितने भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितने भी अभी ज्वाइन करेंगे सबका फायदा है, डबल फायदा है, बहुत फायदा अप्रैल वालों का, अगर अभी आएंगे आप लोगों के साथ में, तो अभी से लेकर अप्रैल तक पूरा क्लास ही क्लास चलेगा उनका। और बाकी आप लोग का तो यही है कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नंबर मुझे अच्छे चाहिए, मार्क्स अच्छे चाहिए, और इसका जो एक कहते हैं ना कि एक माइंडसेट बना हुआ है कि एनआईएस में मार्क्स कम आते हैं, या एनआईएस में नंबर नहीं उठता है, तो एक एक लेवल तो मेरे स्टूडेंट्स ने ब्रेक कर दिया, वो अप्रैल सेशन वालों ने। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार तो गलती से भी पास हो जाता है आदमी, हालांकि कम बड़ी बात नहीं है, 70 में 65 बच्चा का पास होना, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहते हैं एक बैच में तो फिर भी चलो तुक्का मार दिया, या बढ़िया होगा सेशन तो हो गया होगा। लेकिन कमाल की बात तो तब है ना कि जब मेरे हर बैच से स्टूडेंट्स जो है हर बार पिछले बच्चों से ज्यादा नंबर लाए, तो ये एक रिकॉर्ड बनेगा, ये एक सीक्वेंस बनेगा, जिसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एनआईएस हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, अगर आप पढ़ के जाएंगे तभी आप अच्छे नंबर लाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के लापरवाही और इतने कैजुअल पढ़ने की वजह से ही कि आज हिंदुस्तान में एनआईएस के टीचर नहीं है। अगर ये बच्चे ढंग से पढ़ें, रेगुलर क्लासेस लें, तो भाई कौन आते हुए लक्ष्मी को रोकता है। अगर ये ढंग से पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ 6 महीना ही ढंग से पढ़ेंगे, तो बहुत टीचर तैयार हो जाएंगे अपने बैचेज को शुरू करने के लिए। पर इनको तो 6 महीने पढ़ना नहीं है ना, ये तो तब सुख भुगाते हैं जब 1 महीना बचता है, उस टाइम पे सुख भुगाते हैं कि कुछ करना है, अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू करते हैं, इनको डिप्रेशन भी होता है, पहले कुछ नहीं होता, उस टाइम पे बहुत कुछ होता है। तो खुद ही इसको एनआईएस के स्टूडेंट्स ने ही एनआईएस को बर्बाद कर रखा है। सीबीएसई वाले इतने कैजुअल नहीं पढ़ते, तो टीचर भी उनके साथ सीरियस होते हैं। अब जब स्टूडेंट ही इतनी लापरवाही से, मैं कहता हूँ सारे नहीं है, लेकिन अगर 100 में से 20% पढ़ने वाला और 80% है, इसके पीछे कारण है, कई लोग वर्किंग भी होते हैं, काम भी करते हैं, तो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, बहुत सारे रीजन है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं की वजह से जो है टीचर लोग सोचते हैं कि हम क्यों इस तरह करें, हम सीबीएसई को पढ़ाएंगे। मैं भी अपनी कोचिंग में एनआईएस की क्लास ऑफलाइन नहीं देता, क्यों दूं मैं एक बच्चे के लिए, 2 बच्चे के लिए टाइम, जब मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है सीबीएसई वालों का, था वो तो ऑनलाइन इसलिए दे रहा हूँ, बैचेज चलते तो ऑनलाइन में दे रहा हूँ, यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यही सारी चीजें होती है, और कोई बात नहीं है, इसलिए ढंग से अब ध्यान से पढ़िए। टाइम भी काफी ओवर हो गया है, इसका पहले रिकॉर्डेड में ऑफ करता हूँ, और इसका रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए।